हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और समर कैंप में यहाँ हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे, लेकिन उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़ने के लिए आपको संधि रिवीजन करना आवश्यक है। क्योंकि जब आप किन्हीं उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करते हो तो वहां पर संधि का प्रयोग भी होता है। क्योंकि जब दो शब्दांश आपस में जुड़ते हैं तो वहां दो वर्णों की जो है जोड़ा जाता है, वो विकार आ जाता है, वही आपका जो है क्या है, संधि होता है, तो नया शब्द बनता है। तो संधि को हम रिवाइज करेंगे। हालांकि आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हम संधि को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि समास और उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते समय आपको संधि जो है में कोई दिक्कत ना आए और आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। तो चलिए संधि को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी है, आप जानते हैं कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। अब देखिए, जब वर्ण मिलते हैं ना तो यहाँ पर उनके बीच जो है कुछ नियम होते हैं, उनके मिलने के भी कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल और व्याकरण में संधि का अर्थ है दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके पास रमा धन ईस, रमा और ईस को जब आपने जोड़ा तो क्या बन गया, रमेश बन गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे आप क्लास 9 में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9 में आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया था। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कैसे जोड़ना है, क्योंकि जब आप उपसर्ग जोड़ते हैं या प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्दांश होते हैं, या तो शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले या मूल शब्द के बाद हम क्या करते हैं, शब्दांशों को जोड़ते हैं। तो वहां हमें दिक्कत आती है। जैसे आप देख पा रहे हैं रमा धन ईस, तो इसका नियम क्या होता है संधि का, कि यदि आपने रमा और ईस दोनों को जोड़ा तो इससे होता क्या है, इससे रमा धन ईस पूरा शब्द नहीं जुड़ता है। हम रमा ईस नहीं लिखते, हम लिखते हैं रमेश। तो इसके नियम हैं, क्या नियम है आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, रमाधन ईस मिलकर के रमेश बना है, गिरिधन इंद्र मिलकर के गिरिंद्र बना है। कैसे बना है ये नियम से पता चलेगा। इति धन आदि, तो देखिए रमा धन ईस में कौन कौन सी ध्वनियां आपस में जुड़ रही हैं। रमा और ईस में आ और ई ध्वनि आपस में जुड़ रही है और इन दोनों के मेल से बन रहा है ए। तो जहां माँ और ई को आपने जोड़ा तो ये क्या हुआ, मे। तो दो ध्वनियां आपस में जुड़ी हैं। जब भी हम संधि करते हैं तो प्रथम जो शब्द या शब्दांश होता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये आपका क्या होता है, संधि। इन दो ध्वनियों के बीच ही संधि होती है, बाकी शब्दों को नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पर आप देखिए र और स आपका एज इट इज है, जैसा था वैसे ही है, लेकिन हमने परिवर्तन किसमें किया, विकार किसमें आया, आ और ई। तो यहाँ दो ध्वनियां थी आ और ई, इन दोनों के मेल से क्या बना, ए बना। ठीक है, इसी प्रकार से इति धन आदि में आपका इ और दी तो ऐसे ही रहा, ति और आ जुड़ा और विकार क्या आया, या। परिवर्तन क्या आया, या का। ठीक है ना, इस तरह से। इसी तरह गिरिधन इंद्र गिरिंद्र, सदा धन एव सदैव, परधन उपकार परोपकार और सुधन आगत स्वागत। तो आपने यहाँ देखा कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के परस्पर मेल से परिवर्तन या विकार आ गया है। यही परिवर्तन आपकी संधि है। तो इसलिए एक छोटी सी परिभाषा आप लिखेंगे, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में उत्पन्न विकार, मूल रूप में विकार आ जाता है, वही आपकी संधि कहलाती है, वही आपकी संधि कहलाती है। लेकिन यहाँ आपको संधि विच्छेद भी आ जाता है। ठीक है, संधि विच्छेद। और देखिए ये जो संधि है
ये आपके आगे की क्लासेस में भी काम आएंगी। साथ में प्रतियोगिता में, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जब भाग लेते हैं तो संधि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहां पर यदि आपने यहीं से अच्छे से पढ़ा है तो आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और संधि, हिंदी व्याकरण आपका जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके समास पूछे जाते हैं, संधि पूछा जाता है, अशुद्धि जो शब्द होते हैं ये पूछे जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछा जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले बेसिक नीड आपकी जैसे संधि है, हमें दो शब्दांशों को जोड़ना, दो स्वरों को, दो अक्षरों को, दो ध्वनियों को आप कैसे मिलाते हैं, उनके नियम क्या हैं, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। समास पर आधारित आता है, ठीक है ना। तो ये हमें यहीं से आपको बहुत अच्छा अपना मजबूत बेस बना के चलना है, ताकि आगे हमें किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आगे जाकर आप भाग लेते हैं तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ संधि समझ गए, संधि क्या होता है। लेकिन संधि विच्छेद करने को भी आ जाता है। संधि विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद क्या होता है, आपने दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उस नए शब्द को पुनः पहली जैसी स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा धन ईश, तो रमेश तो आपका संधि करके आया था, लेकिन आपने पुनः उसको पूर्व अवस्था में लाया, आप उसको पूर्व अवस्था में लेकर आए तो वही आपकी क्या हो जाती है, संधि विच्छेद हो जाती है। तो ये आपकी संधि विच्छेद है। जैसे अधिकांश में अधिक धन अंश आपने तोड़ा, उसको पूर्व अवस्था में लाए, कैसे बना अधिकांश, अधिक धन अंश से मिलकर बना था। निषेध, नि धन शेध, आगे सूर्योदय, सूर्य धन उदय, महात्मा, महाधन आत्मा, ठीक है, वांगमय, वाक धनमय, नमस्ते, नमः धनते। तो ये आपका क्या है, संधि विच्छेद है। यानी कि आपने दो शब्दों को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद उसमें परिवर्तन आया, एक नया शब्द बना, लेकिन उस नए शब्द को आपने पुनः पूर्व अवस्था में लाने की स्थिति को हम संधि विच्छेद कहते हैं। और जब हम दो शब्दों को जुड़ाते हैं, मेल करते हैं और मेल के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि कुछ नियम है, उन परिवर्तन नियमों को हम यहाँ पढ़ेंगे, तो वो आपकी संधि कहलाती है। और उस मिले हुए शब्द को पुनः पूर्व अवस्था में लाना है, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। चलिएगा, अब संधि की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के निम्नलिखित यहाँ पर तीन भेद हैं, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो तीन भेद हैं संधि के, लिख लेंगे आप, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए, अब स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के परस्पर मेल से, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वह आपका स्वर संधि कहलाता है। तो दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, आपस में मेल उनका होता है, उसके बाद यानी कि यहाँ पर आपने जब दो स्वर जोड़े तो वही आपकी स्वर संधि, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी आपका स्वर ही होगा, तो वह आपका कहलाता है। क्योंकि दो स्वरों का मेल होगा तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाएगा। लेकिन स्वर संधि के भी पांच भेद हैं। तो पहले तो इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए, जैसे पर धन अधीन। तो देखिए, हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि किसी भी व्यंजन में आपका अ का स्वर जुड़ा होता है, व्यंजन स्वरों की मेल से उच्चारण उनका होता है, हर व्यंजन में अ की ध्वनि जुड़ी हुई होती है। जब मात्रा आप लिखते हैं तो मात्रा जो भी जिस भी स्वर की मात्रा होगी तो वो आपको दिख जाएगी। लेकिन अगर किसी भी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं दिख रही है और उसके नीचे हलंत नहीं है तो वह आपका क्या है, वह आपका अ से जुड़ा हुआ व्यंजन है, यानी कि अ उसमें जुड़ा होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पर, तो हमें दो स्वरों को जोड़ना है, र से हमने अ को अलग किया और यहाँ पर अ है, अ धन अ आपका आ हो जाता है। इसके नियम हम अभी आपको लिखाएंगे, बट ये उदाहरण के लिए है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद हमने बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि बेटा जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है
तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि दो स्वर आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे परधन अधीन पराधीन, तो यहाँ अ और अ जुड़ करके आ बनाता है तो पराधीन हो गया। शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, अ धन इ जुड़ करके ए जुड़ा। अब ये नियम अभी आगे पढ़ेंगे हम, ये आप यहाँ पर डाउट मत करना कि ये कैसे आया, इस सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। बस अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अ और अ जुड़ रहा है, दो स्वर आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसमें स्वर संधि है। ऐसे ही दयाधन आनंद दयानंद, आ और आ जुड़ रहा है, आ कैसे हुआ आगे पढ़ेंगे। अति धन अंत अत्यंत, ए धन अ, दो स्वर जुड़े हैं आपस में, य बना, नियम है आगे पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि के भेद यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बेटा स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, मतलब इनको भी अलग अलग जो है हमने कर दिया है। जैसे आपका सबसे पहले आ जाता है दीर्घ संधि, फिर आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये 5 भेद हैं, ठीक है, किसके, स्वर संधि के। तो वृद्धि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि, ये 5 भेद हैं किसके, स्वर संधि के। चलिए इसे नोट करिएगा, इतना आप लिख लीजिएगा। संधि की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप स्वर संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे संधि के भेद। 3 भेद होते हैं जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और ये लिखेंगे कि स्वर संधि किसे कहा जाता है। तो जहाँ दो स्वरों का मेल होता है वहां पर आपका स्वर संधि कहलाता है, और मेल होगा तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा संधि होगी, नया शब्द बनेगा, ठीक है ना। तो स्वर संधि के भी हमने 5 भेद बताए हैं, जिसमें आपका पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। चलिए स्वर संधि का पहला भेद पढ़ते हैं। तो स्वर संधि में पहला जो भेद है वो है दीर्घ संधि का। तो आइए इसे हम एक बार पढ़ के फिर हम नोट में बताएंगे उदाहरण से। तो देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, हमने स्वरों के भेद पढ़े थे और आपने स्वरों के जो है 3 भेद पढ़े हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हिंदी में प्रयोग नहीं होता है अब, बट हमने इसके बारे में भी बताया था। तो बेसिकली यहाँ पर 2 स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर, जिनका भेद हुआ है, जिनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनमें भेद है। यानी कि ह्रस्व जिसमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, तो वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हमने वहां पर पढ़ा था कि अ ए ओ, ये आपके क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं, इनमें कम समय लगता है। और इसी तरह आ ई उ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, है ना। तो इसी पर आधारित है ये आपकी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या कहती है, तो इसलिए कहते हैं ना एक कड़ी है ये, जैसे आपने एक चेन की तरह, अब चेन के से जो है एक कड़ी निकल गई तो आपकी पूरी चेन टूट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको पहले वर्ण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हमने सीधे परिभाषा लिखा दी ह्रस्व या दीर्घ, आपको यही नहीं मालूम कि ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है। तो हमें हर चीज जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, जो आपने क्लास 11 में भी क्लास 8 में भी पढ़ा है। तो देखिए, तो दीर्घ संधि क्या होती है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व क्या होता है अ ए ओ, ये आपका कम समय इसमें लगता है। तो ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ आए, कोई भी आ जाए, तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। तो इतना लिखने के बाद हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो बेटा स्वर संधि का पहला भेद आपका, स्वर संधि का पहला भेद आप लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। तो यदि हम सीधे नियम की बात करें, क्या कहा है, यदि यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, दीर्घ स्वर के बाद, स्वरों की बात की जा रही है, तो बेटा ह्रस्व आपका क्या है अ, सीधी तरह से हम कहें
तो अ या आ के बाद, यदि परिभाषा आपने पीछे लिख लिया, अ या आ के बाद धन करेंगे, अ या आ जाए, अ ऑब्लिक आ जाए, तो बेटा हमेशा ही आपका क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो आ हो जाता है। दूसरा, ओ या ऊ के बाद ओ या ऊ आए, ऊ से पहले इ लिख देते हैं, इ या ई के बाद या में हम ऑब्लिक लगा देते हैं, इ या ई के बाद इ या ई आए तो बड़ी ई ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बड़ी ई ही हो जाता है। ओ या ऊ के बाद बेटा ओ या ऊ आए तो ऊ हो जाता है। बस इतना सा आप समझ लीजिए, बाकी यहां से आपको आगे कराते हैं। चलिए, तो ये नियम जो हमने अभी पढ़ा ना, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए, तो इतने से आप एक फॉर्मूले की तरह इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अ या आ के बाद, अब एक इसको भी हम एक एक करके नियम पढ़ेंगे। ये आपका पहला है, दूसरा है और तीसरा है। चलिएगा, इसके नियम को हम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका पहला नियम क्या था, अ या आ के बाद क्या आ जाए, अ या आ आए, अ या आ आए तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। इसको थोड़ा और खोलेंगे। किस तरह से खोलेंगे कि अ या आ के बाद, यानी कि अ आए और उसके बाद आ जाए, या अ ही आए तब भी आ हो जाएगा। ठीक है, अ आए पहले और फिर आ जाए तब भी आ हो जाएगा, या फिर पहले आ जाए और फिर अ आए तब भी आ हो जाएगा, या फिर आ के बाद भी आ ही आ जाए तब भी आ हो जाता है। ये 4 नियम हैं। ठीक है, चलिए इन्हें नोट करेंगे आप। जैसे उदाहरण के लिए यहां लिख देते हैं, उदाहरण के लिए चलिए, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी हम संधि करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की ही संधि होती है। अन्य शब्दों पर आप नहीं छेड़ते हो, अन्य शब्दों को आपने नहीं टच करना है। आपने प्रथम शब्द के, आप क्या करेंगे, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की संधि करेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे खोल करके समझ लेंगे। देखो, त है ना आपके पास बेटा, और अ है, इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन हमने कहा यहाँ हम स्वर संधि कर रहे हैं, 2 स्वरों को जोड़ना है, तो त नहीं जुड़ेगा। त से जो ध्वनि निकलेगी अ की, उस ध्वनि को जोड़ना है अ के साथ। तो यानी कि जब हमने वर्ण विच्छेद में आपको समझाया था, जब किसी वर्ण से स्वर अलग हो जाता है तो इसमें हलंत आ जाता है। तो त धन अ, ये तो इस तरह से टूटता है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर अ धन अ क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अभी अभी आपने नियम यहाँ पढ़ा है, अ और अ का मेल होता है आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ता, क्योंकि तो स्वर रहित है और ये आ इसमें जुड़ जाएगा, इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। ये भी हमने वर्ण विच्छेद में बताया था, वर्ण विचार में बताया था कि जब भी किसी व्यंजन को किसी स्वर के साथ जोड़ते हैं तो स्वर की मात्रा जुड़ती है अ के अलावा, है ना। तो यहाँ पर ता हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गया है, अगर हम इसे इतनी सी जगह पर आपको ता लिखना है, बाकी में तो आप क्या लिखेंगे, म, और इन दोनों के मेल से हो गया था ता और नु सार। बाकी शब्दों को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, तो ये आपका संधि हो गया है। तो शुरुआत में हम एक एक करके ऐसे से करेंगे और धीरे धीरे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी
तो फिर हम बाद में कर लेंगे। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो इतना यदि आपको समझ में आ गया तो इसे आप नोट कीजिएगा। चलिए, दूसरा है जैसे उदाहरण गजधन, गजधन आनन, गजधन आनन। पुनः हमने क्या कहा था कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है, यानी कि ज और आ जुड़ेगा, सॉरी आ है इसमें, तो ग ज धन आ। तो बेटा ये तो स्वर है, लेकिन यहाँ से हमें स्वर निकालना है। जैसे ही स्वर निकालेंगे ज हलंत हो जाएगा और इसमें लिखेंगे अ और इसमें लिखेंगे आ। अभी अभी आपने नियम पढ़ा कि अ और आ का मेल क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। तो यहीं पर हम इसे लिख लेते हैं। जो स्वर रहित है और इसमें आ है। और हमने वर्ण में पढ़ा था कि किसी भी स्वर रहित वर्ण में जब कोई स्वर जुड़ता है औ के अलावा तो उसकी मात्रा जुड़ जाती है, अर्थात इसमें जा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर जा लिखें, बाकी सारे शब्द वैसे ही लिखे जाएंगे। गजा नन, अच्छा इसको आप नन को आगे गजानन है ना, इधर लिख लें। तो इसका संधि या नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, गजानन, गज धन आनन गजानन। तो रटनी नहीं है चीजों को, हमें समझना है। जो हमने नियम लिखाए, जैसे आप गणित में लिखते हैं ना नियम, ऐसे ही नियमों को आप यहाँ पर लिखें और फिर उसे समझें और फिर उसे करें। ठीक है ना, हमें रटना नहीं है। बच्चे रट देते हैं गज धन आनन गजानन, मत धन अनुसार मतानुसार, ठीक है, गज धन इंद्र। तो इस तरह से हम सारी चीजों को कई बार बच्चे रट देते हैं। तो रटना नहीं है, चीजों को हम शुरुआत में प्रैक्टिस से करेंगे। धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम उसे समझ जाएंगे और समझने के बाद फिर हम कर सकते हैं। चलिएगा, तो देखिए मत धन अनुसार मतानुसार कैसे आया। चलिए कुछ और उदाहरण यहाँ पर हम करेंगे, बट इनको पहले यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं ना। चलिए तीसरा उदाहरण यहाँ पर हम करते हैं। तो दो उदाहरण आपने लिखा, मत धन अनुसार मतानुसार और गज धन आनन गजानन। चलिए तीसरा लिखेंगे सीमा धन अंत, सीमा धन अंत। तो जैसा कि हमने कहा प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जुड़ेगा। यहाँ अंग की मात्रा को एज इट इज रहने दें, क्योंकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो दो स्वर निकालने हैं। तो देखिए माँ से आप क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से। धन आप जोड़ेंगे अ, तो आ और अ का मेल आपको क्या देता है, आ देता है। ठीक है, एक एक नियम हम यहाँ पर अलग अलग समझा रहे हैं। तो माँ हलंत के साथ इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, बट यहाँ हमें, तो ये हो जाएगा बेटा माँ। तो अब इतनी सी जगह पर आपको माँ लिखना है और बाकी चीजें एज इट इज आप रखें। तो देखिए सी माँ, और अंग पर तो हम छेड़े ही नहीं थे, तो यहाँ भी नहीं छेड़ना है। तो सीमांत इसका क्या हो गया है, इसका संधि हो गया है। चलिएगा, सीमांत इसका संधि हो गया है। सीमा धन अंत सीमांत। एक और यहाँ उदाहरण करेंगे, फोर्थ विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो बेटा हमने कहा था अंतिम और प्रथम वर्ण, तो इसमें आपका य अलग हो जाएगा और आ अलग हो जाएगा, है ना। इसका वर्ण विच्छेद यही तो होता है या का, क्या, य धन आ। तो इसके स्वर को निकालने से ये इस तरह से लिखा जाता है य, हमने स्वर निकाला इससे, तो ये हो गया आपका य धन आ। धन इसमें जोड़ेंगे आप आ, तो आ और आ पुनः आपका क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। अभी अभी तो पढ़ा था, ठीक है ना।
तो आ धन आ आपका पुनः आ हो जाएगा, अर्थात य धन आ। तो इसे बेटा आप लिख सकते हैं या। तो यानी इन दोनों की जगह पर आप लिखेंगे या, बाकी चीजों को आप नहीं छेड़ेंगे। तो इसका संधि हो जाएगा विद्यालय, इस तरह से विद्यालय, और आप चीजों को रटेंगे नहीं। ठीक है, हम रट देते हैं, विद्याधन आलय विद्यालय होता है। और जब हमें बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां हम भूल जाते हैं क्योंकि चीजें रट कर गए थे। लेकिन चीजों को, नियमों को समझेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख कर चलेंगे तो आगे आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। एक बार आप देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए शुरुआत में आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो सभी नियम जो आपका पहला था वो सारे नियम हमने यहाँ पर लिखा दिए कि अ और अ के मेल से आ कैसे बना। यहाँ हमने दिखा कि त में क्या था, अ भी था, तो अ और अ के मेल से आ बना। फिर अ धन आ के मेल से आ बना। दूसरा आपको नियम पढ़ाया गज धन आनंद। तो देखिए गज में आपका अ है, यहाँ भी आ है, तो अ और आ का मेल आ हो जाता है, तो गजानन हो गया। सीमा धन अंत, देखिए आ और अ के मेल क्या बनाता है, पुनः आ बनाता है, तो सीमांत हो गया। विद्या धन आलय, तो दोनों आ का मेल से आपका क्या बन जाता है, आ पुनः बन जाता है, तो ये आपका क्या हो गया है, विद्यालय। तो इसे भी आप नोट कीजिएगा जल्दी से। तो इस तरह से आप करेंगे तो चलिए। यदि आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया जाएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसमें आपको संधि करनी है, जिस तरह से मैंने किया है ऐसे ही आप भी करेंगे। पहला है आपका परम धन अर्थ, ये आपका गृह कार्य है, इसकी संधि विच्छेद आपको संधि करना है, सॉरी संधि करेंगे परम धन अर्थ। फिर आपका पर्वत धन आरोही, पर्वत धन आरोही। तीसरा बेटा सेवा धन अर्थ, ठीक है। और फिर आपका श्रद्धा, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद, ठीक है। ये चार आपकी संधि है जिसको आपको करना है, और जिस तरह से हमने पीछे बताया है ऐसे ही करेंगे। तो इन चारों को आप लिखेंगे। अब दूसरा जो नियम है ना, ये तो हमने ये वाला किया था कि अ और आ के, अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाता है, और इसको भी हमने यहाँ इस तरह से तोड़ा, तो इसको भी आप लिखेंगे ऐसे ही कि ये आपका नियम है, और इसी नियम को बेटा आपने इस तरह से तोड़ा है। चलिए अब दूसरा नियम लिखते हैं, ए या ई के बाद क्या, ए या में ऑब्लिक आएगा, ए या ई के बाद ए या ई आए तो ई हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अब इसको भी यदि आप तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे, पहला तो इ के बाद यदि इ आए तो आपका ई हो जाता है, इ के बाद यदि बड़ी ई आए तब भी ई हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है यदि पहले बड़ी ई आ जाए और बाद में छोटी ई आए तब भी ई हो जाएगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। या दोनों में बड़ा ई ही आ जाए तब भी बड़ा ई ही हो जाता है। ये आपका नियम है और इसे ही हमने यहाँ पर तोड़ करके लिखा है ना। चलिएगा, तो ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे। चलिएगा, ठीक है, वो इतना लिखेंगे, और अब हम एक एक करके इसके उदाहरण यहाँ पर करते हैं। चलिएगा,
तो देखिए जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, अभी अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट है ना। तो हमने क्या कहा था, अंतिम और प्रथम वर्ण अभी यानी कि भी, धन ए, ये तो छोटी ई है, इससे यदि आपने ए निकाल दिया, इसमें ई की मात्रा है, ये इस तरह से हो जाएगा। और बेटा ए और ई के मेल से क्या, ए और ए के मेल से क्या बन जाता है, ई बन जाता है। तो ये ई हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, भी। ठीक है। और संधि यदि आप करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभीष्ट, इस तरह से संधि हो जाएगी। ठीक है, अभीष्ट। दूसरा उदाहरण, प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन इच्छा। चलिए, तो प्रति, इसमें आपको ति और एक को जोड़ना है, इतने से को, और बाकी को आप नहीं छेड़ेंगे। तो हम इससे जब एक की मात्रा निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका क्या, जब इससे आप एक की मात्रा को निकालेंगे तो यहां से आपके पास का धन इ, धन, अच्छा इसमें तो इ है, ठीक है, इ, चलिए ए धन ई। तो अभी हमने क्या जोड़ा, ए और ई के मेल से बड़ी ई हो जाता है, ये तो आपका हलंत के साथ, और यहाँ पर बड़ी ई, इन दोनों के मेल से हो जाएगा टी। ठीक है, तो अब इसका संधि क्या हो जाएगा, प्रतिशा। तो रटना नहीं है चीजों को, इन चीजों को हमें समझना है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके और उदाहरण करेंगे, जो होमवर्क दिया है उसको आप करके लाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।